नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 3। तो इस तरह सब कुछ करके तुम्हें जगमोहन मिल जाएगा? इस तरह ना करके क्या मुझे जगमोहन मिल जाएगा शंकर नाग? शंकर नाग के चेहरे पर पल भर के लिए बेचैनी उभरी। हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं, कम से कम इस स्थिति में तो जगमोहन मुझे मिलेगा नहीं। डाबर और वागले जगमोहन को लौटाने से रहे, अलबत्ता मेरे कुछ करने से खौफ खाकर वह लोग जगमोहन को छोड़ने पर तैयार हो सकते हैं। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तुम्हारे किसी कदम पर क्रोध में आकर वह जगमोहन की जान भी ले सकते हैं। अवश्य ले सकते हैं। फिर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, इस बात की क्या गारंटी है? मेरे कुछ ना करने से जगमोहन सुरक्षित रहेगा? कोई गारंटी नहीं। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि बाद में कभी डाबर वागले जगमोहन को आज़ाद कर देंगे। ऐसी किसी बात का चांस होता तो मैं शायद यह सब न करता। शंकर नाग कुछ न कह सका। वह लोग 70 करोड़ के सोने के बदले जगमोहन को छोड़ेंगे। उन्होंने मुझ पर नाजायज दबाव डालकर मुझसे 70 करोड़ का सोना तलाश करवाया। मैंने किया क्योंकि मैं जगमोहन को आज़ाद देखना चाहता था। ऐसा न होता तो मैंने डाबर वागले की परवाह भी नहीं करनी। तुमने अब जिस दिशा की तरफ बढ़ना तय किया है, वैसा करना जगमोहन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरी मानो तो ऐसा कुछ भी ना करो जिसके कारण जगमोहन। शंकर नाग, मेरा वागले डाबर के खिलाफ खुलकर मैदान में आना जरूरी हो गया है। देवराज चौहान का चेहरा सुर्ख होकर धधक उठा था। डाबर वागले मेरा नाम जानते हैं। नाम का असर क्या है, इस बात को वह भूलते जा रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि वह मुझे उंगलियों पर नचा लेंगे और मैं उन्हें समझा देना चाहता हूँ कि वह गलत समझ रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि जगमोहन को कैद करके मुझसे अपना मनचाहा काम करवा लेंगे, परंतु मैं उनके दिमाग में अच्छी तरह डाल देना चाहता हूँ कि देवराज चौहान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। शंकर नाग की निगाह देवराज चौहान के मौत भरे चेहरे पर टिकी रही। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कह उठा, मैं जो कर रहा हूँ यह सब करना इस समय मेरे लिए ज़रूरी है। शंकर नाग जवाब में सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। तुम्हें याद है ना कि कल दिन निकलने के पश्चात तुमने कौन कौन से काम करने हैं? हाँ, देवराज चौहान की बात पर शंकर नाग ने सिर हिलाया। मुझे यह मालूम करना है कि डाबर वागले के महत्वपूर्ण ठिकाने और खास आदमी कौन से हैं, और मालूम करके तुम्हें बताना है। साथ ही पता करना है कि जगमोहन डाबर वागले की हुकूमत की जमीन के कौन से हिस्से में छिपा हो सकता है। देवराज चौहान का चेहरा मौत से भरे भावों से भरा पड़ा था और आंखों के सामने डाबर वागले के चेहरे नाच रहे थे, जिनका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहता था। बेड पर लेटा पंचम खेड़ा सोच भरी मुद्रा में सिगरेट की कश ले रहा था। सोचों के बीच कभी उसकी आंखें सिकुड़ जाती तो कभी पूरी तरह खुल जाती। कुछ देर पहले ही नाश्ते के नाम पर सूप लेकर हटा था। पास में नर्स मौजूद थी जो कि उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही थी। अन्य कमरों में खेड़ा के आदमी मौजूद थे ताकि किसी तरह खतरा आए तो उससे निपट सके। यह जगह खेड़ा की खास जगहों में से एक थी। इस जगह के बारे में चंद खास लोग ही जानते थे, इसलिए खेड़ा निश्चित था कि यहाँ तक डाबर वागले के आदमियों का पहुँच पाना आसान नहीं। खेड़ा के दिलो दिमाग में एक बात अवश्य घूम रही थी कि अब अजमेर उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। डाबर और वागले उसे छोड़ने वाले नहीं। डाबर वागले उसके पीछे लगे रहेंगे तो वह सिर्फ खुद को बचाता रहेगा, कोई काम धंधा नहीं कर सकेगा। ऐसे में कभी भी उसकी जान जा सकती थी, वह गिर सकता था। इसमें तो कोई शक नहीं कि अजमेर में वह भी दम रखता था, उसका अपना सिक्का चलता था, परंतु डाबर वागले के मुकाबले वह बहुत कम था। अगर नौबत टक्कर की आ जाए तो? बहरहाल इस सिलसिले में उसने अजमेर छोड़कर जाना है या नहीं रहना है, इस बात का फैसला ना तो वह कर पाया था और ना ही उसने इस तरफ सोचा था। फिलहाल तो उसकी सोचों का केंद्र 70 करोड़ का सोना था जो कि मेटाडोर वैन से गायब हो गया था। पंचम खेड़ा यह नहीं समझ पा रहा था कि हर कोई अभी भी सोने की तलाश में है, तो फिर वैन में मौजूद सोना कौन ले उड़ा, जबकि वैन उसी तरह बंद की बंद थी और हर वक्त किसी न किसी निगाहों में रही। सोने का गायब होना बेहद हैरान कर देने वाली बात थी। खेड़ा को जैसे विश्वास था कि अगर वह छाती में और टांग पर गोली खाकर पहाड़ी से नीचे न लुढ़क गया होता तो शायद सब मामला ठीक रहता, वह बाजी ले जाता। हो सकता है उसी दरमियान वैन से सोना गायब हुआ हो।
इसी तरह सोचों के बीच खेड़ा उलझन में फंसा हुआ था। तभी अर्जुन नाथ ने भीतर प्रवेश किया। अब कैसी तबीयत है खेड़ा साहब? अर्जुन नाथ ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हो ही रही है, पंचम खेड़ा ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन नाथ ने अखबार खेड़ा के बेड पर तकिए के पास रख दिया। पता चला सोना कौन ले गया है वैन से? पंचम खेड़ा ने पूछा। नहीं, हर तरफ निगाह रखो, कोई ना कोई अच्छा नतीजा हमारे सामने अवश्य आएगा। अर्जुन नाथ ने सिर हिलाया। वैसे मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगा। पंचम खेड़ा की आवाज़ में विश्वास का पुट था। आप बता देंगे? हाँ, लेकिन आप तो बेड पर। अर्जुन नाथ, खेड़ा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मैं बेड पर अवश्य पड़ा हूँ, परंतु मेरा दिमाग तो बेड पर नहीं है। ओह, 70 करोड़ के सोने को जो भी ले गया है वह हम सबसे वास्ता रखता इंसान है। ऐसा इंसान जिसकी शुरू से ही इस मामले पर निगाह थी, खेड़ा ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। लेकिन ऐसा इंसान कौन हो सकता है? अर्जुन नाथ के होठ सिकुड़ गए। यही समझना बाकी रह गया है। जिस वक्त भी वह इंसान मेरी सोचों के दायरे में आ फंसा तो समझो 70 करोड़ का सोना हमारे पास होगा, और कभी भी वह इंसान मेरी सोचों के जाल में आ सकता है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा ध्यान उसकी तरफ तब जाए जब वह सोना लेकर कहीं का कहीं फुर हो जाए। जवाब में खेड़ा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर पड़ी कुर्सी खींचकर खेड़ा करीब बैठ गया। जो भी सोने से ताल्लुक रखता है, मैं आपके सामने उसके नाम दोहराता हूँ। पंचम खेड़ा प्रश्न भरी निगाहों से अर्जुन नाथ को देखने लगा। देवराज चौहान, अर्जुन नाथ बोला। नहीं, खेड़ा ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। जो हालात इस समय सामने हैं उन्हें देखते हुए सोना देवराज चौहान के पास नहीं है। अगर होता तो वह यह बात छिपाकर नहीं रखता। डाबर वागले, सोना उनके पास भी नहीं पहुंचा। उन्हें सोना मिल जाता तो हमें मालूम हो जाता। ठीक, पठानिया और दौलत राम, यह दोनों ही कल रात मंदिर के पीछे हुए बम विस्फोट में मारे जा चुके हैं। दोनों के शरीरों के चीथड़े अभी भी वहां बिखरे पड़े होंगे, अगर पुलिस ने समेट न लिए हों। खेड़ा कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान का साथी शंकर नाग नाम का चोर और जयंत, वह तो देवराज चौहान के साथ थे। मैं नहीं समझता कि वह देवराज चौहान की निगाहों से छिपाकर सोना हासिल कर सकते हैं। पंचम खेड़ा की निगाहें अर्जुन नाथ पर टिकी थी। मेरा भी यही ख्याल है। अर्जुन नाथ ने गहरी सांस ली। अब मैं उस मंदिर के पुजारी का जिक्र करता हूँ, सिकंदरानाथ। वह भी सोना पाने के फेर में था, पूरी कोशिश में था कि नहीं, इतनों के बीच वह सोना नहीं ले जा सकता। खेड़ा ने कहकर आंखें बंद कर ली। कविता देसाई, उसके पास भी सोना नहीं है। अगर उसके पास सोना होता तो वह मुझे फ़ोन न करती, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ऑफर न देती। बंद आंखें रखे हुए पंचम खेड़ा ने कहा। अर्जुन नाथ मुस्कुराया। ठीक कहा आपने। और वह शिखा मेहता? पंचम खेड़ा ने आंखें खोलकर अर्जुन नाथ को देखा। तुमने बताया था कि कल रात मंदिर से कविता, शिखा और सिकंदरानाथ एक साथ ही कारवां से रवाना हुए थे। जी हाँ। तो सोना इन तीनों में से किसी के पास भी नहीं है, खेड़ा ने स्थिर लहजे में कहा। अर्जुन नाथ हौले से हंसा। अगर इनमें से सोना कोई भी नहीं ले गया तो कौन ले गया सोना? पंचम खेड़ा मुस्कुराया। यही तो सोचना है। जिन लोगों के नाम मैंने गिनाए वही लोग सोने को पाने की फिराक में सोने के आसपास मंडरा रहे थे। अगर इन लोगों में से सोना कोई नहीं ले गया तो कोई बाहर का किसी की नज़र में आए बिना कैसे सोना ले जा सकता है? अर्जुन नाथ, पंचम खेड़ा के स्वर में अजीब से भाव आ गए। इन सब के अलावा कोई और भी इस मामले में दखल दे रहा था जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी। वही सोना ले गया है। वैन में से सोना ले जाने का मौका उसे कैसे मिला, यह तो वही जाने। मुझे सोचने दो, कभी भी जहन में उसका ख्याल आ सकता है। अर्जुन नाथ विचार भरी निगाहों से खेड़ा को देखता रहा। क्या देख रहे हो? खेड़ा साहब, माना कि कोई और सेना ले गया है, लेकिन क्या वह अब तक अजमेर में होगा? अर्जुन नाथ ने कहा। वह तो सोना लेकर कब से अजमेर से उल्टी दिशा में भाग लिया होगा। पंचम खेड़ा हंसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह अजमेर में ही होगा। क्या मतलब? अर्जुन नाथ के माथे पर बल पड़े। जो इस तरह गुपचुप समझदारी से सोना ले उड़ा है उसे अच्छी तरह मालूम है कि कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि सोना वह ले उड़ा है। उसकी यह सोच उसे निश्चिंत रखे हुए होगी, इसलिए अजमेर से जाने की तो उसने सोची भी नहीं होगी। उसे ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि वह अजमेर से खिसक जाए। अर्जुन नाथ ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया।
शायद आप ठीक कह रहे हैं खेड़ा साहब। खेड़ा की समाप्त हो रही सिगरेट अर्जुन नाथ ने थामी और ऐश ट्रे में मसल दी। अर्जुन नाथ, हर तरफ अपनी तेज निगाह रखो, अच्छा नतीजा सामने आएगा। जी, मैं हर तरफ निगाह रखे हुए हूँ। गुड, हालातों से मुझे आगाह करते रहना। सिर हिलाकर अर्जुन नाथ 2 पल खामोश रहा, फिर कह उठा, कल रात को डाबर वागले का नाइट रेस्टोरेंट उड़ा दिया गया। पंचम खेड़ा ने चौंक कर अर्जुन नाथ को देखा। नाइट रेस्टोरेंट? जी हाँ, मतलब कि वही जुआ घर जहाँ हमने मजूमदार के साथ मिलकर 70 करोड़ के सोने की लूट की थी। कैसे उड़ाया? बारूद लगाकर। अब वहाँ पर सिर्फ खंडर ही नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं। किसने उड़ाया? देवराज चौहान ने। देवराज चौहान? पंचम खेड़ा अर्जुन नाथ का चेहरा देखता रह गया। चेहरे पर सोचो, उत्तेजना और भी कई तरह के भाव गुड़मुड़ होने लगे। फिर मालूम करना, यह काम शायद देवराज चौहान ने नहीं किया हो। देवराज चौहान नहीं किया है, मैंने अपने तौर पर मालूम कर लिया है। कैसे मालूम किया? पूरी बात बताओ। खेड़ा कुछ सावधान नजर आने लगा था। अर्जुन नाथ कई पलों तक खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में कहने लगा, कल रात को खबर मिली इस घटना की तो मैंने फौरन छानबीन की। हमारे आदमी डाबर वागले के खेमे में तो हैं ही। उनसे पूछताछ से पता चला कि नाइट रेस्टोरेंट देवराज चौहान ने उड़ाया है। यह काम करने के बाद खुद देवराज चौहान ने डाबर वागले को फ़ोन करके उनसे बात की। उधर मैंने इस शहर के तीनों से पूछा जो 2 नंबर का गोला बारूद बेचते हैं। उनमें से एक ने टेबल के नीचे से माना कि उसने देवराज चौहान को गोला बारूद दिया था और शंकर नाग नाम का चोर देवराज चौहान को उसके पास ले गया था। ओह! पंचम खेड़ा के होठ गोल हो गए, आंखें सिकुड़ गई। अर्जुन नाथ की निगाहें खेड़ा के चमकते चेहरे पर टिकी रही। मुझे जरा सीधा बिठाना। यह शब्द सुनकर नर्स फौरन उठी, परंतु अर्जुन नाथ ने उसे पीछे करके खेड़ा को मुनासिब ढंग से बिठाकर तकिए लगाकर आरामदेह टेक उसे दी। खेड़ा ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर अर्जुन नाथ को देखा। यह खबर हमारे लिए बहुत अच्छी है, खेड़ा कश देकर बोला। थोड़ा बहुत समझते हुए भी अर्जुन नाथ पूछ बैठा, वह कैसे खेड़ा साहब? हमने डाबर वागले के 70 करोड़ पर हाथ डाला, उसकी जुआ घर में डकैती की, जबकि हमसे सिर्फ 15 मिनट के बाद देवराज चौहान अपनी योजना के मुताबिक वहां डकैती डालने जा रहा था। बहरहाल हम माल ले उड़े। क्योंकि हमने डाबर वागले के 70 करोड़ पर हाथ डाला है, इसलिए वह हमारी मौत का सामान इकट्ठा किए बैठा है, जबकि हमारा प्रोग्राम था कि लूट के बाद 70 करोड़ के साथ अजमेर से हमेशा के लिए खिसक जाना। परंतु सोना हमारे हाथ नहीं लगा, तो हम अजमेर छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सोना चाहिए। पल भर ठिठक कर पंचम खेड़ा पुनः गंभीर स्वर में कहने लगा, अब डाबर वागले हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने उनकी हुकूमत की कील को उखाड़ने की चेष्टा की है। ज़्यादा देर तक उनसे बचाव भी नहीं कर सकते, क्योंकि डाबर वागले के हाथ इतने लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, और अजमेर इतना बड़ा नहीं कि उन लंबे हाथों से बचकर छिपा जा सके। आप ठीक कह रहे हैं खेड़ा साहब। अर्जुन नाथ के चेहरे पर गंभीरता उभरी। और हम में इतनी ताकत भी नहीं कि डाबर वागले की हुकूमत पलट सकें, या फिर यूं कह लो कि हम में इतना हौसला नहीं कि उनसे टक्कर ले सकें। डाबर वागले हमारी हद से बहुत ऊपर हैं। हमारी सुरक्षा इसी में है कि डाबर वागले का खात्मा हो जाए, जो कि लगभग असंभव काम है। अर्जुन नाथ ने सिर हिलाया। पंचम खेड़ा ने कश लिया। उधर डाबर वागले देवराज चौहान के साथी जगमोहन को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनकी शर्त है कि उन्हें उनका 70 करोड़ का सोना वापस मिले, तभी वह जगमोहन को छोड़ेंगे। और देवराज चौहान ने इस बात का ठेका तो नहीं ले रखा कि लोग जगमोहन को पकड़ लें और वह उनकी नौकरदारी करते रहे। फिर भी देवराज चौहान ने इस बात की चेष्टा की कि डाबर वागले की बात पूरी करते हुए सोना उन्हें किसी तरह लौटाकर जगमोहन को छुड़ा सके। तभी तो उसने सोने वाली वैन शराफत के साथ या कैसे भी खुराना के हवाले कर दी थी। लेकिन यह जुदा बात रही कि वैन खाली रही। 70 करोड़ का सोना पहले ही कोई ले उड़ा था। अगर खुराना देवराज चौहान से वैन नहीं वसूलता या उसे साथ ही रखता, तो वह अपनी आंखों से वैन खाली देखकर अपने वायदे पर कायम रहता। परंतु इन हालातों में देवराज चौहान का उखड़ना जायज़ है। डाबर वागले के खिलाफ कुछ भी करना ठीक है, अगर वह जगमोहन को नहीं छोड़ते तो। और डाबर वागले ताकत के नशे में चूर उसे आज़ाद करने से रहे। अर्जुन नाथ ने सहमति में सिर हिलाया। निगाहें खेड़ा पर टिकी थी। पंचम खेड़ा को खामोश पाकर अर्जुन नाथ ही बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? यह
कि एकमात्र देवराज चौहान ही ऐसा है कि जो डाबर बागले को पूरी तरह उखाड़ कर रख सकता है। अर्जुन नाथ की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था, अर्जुन नाथ के होठों से निकला। और रात देवराज चौहान ने डाबर बागले का जुआ घर उड़ाकर शुरुआत कर दी है। वह सब तो ठीक है, लेकिन सुनते रहो, खेड़ा ने हाथ उठाकर कहा। अर्जुन नाथ तुरंत खामोश हो गया। पंचम खेड़ा ने कश लिया और अर्जुन नाथ को देखते हुए कह उठा, हमारी खैरियत इसी में है कि देवराज चौहान डाबर बागले को खड़का कर रख दे। ऐसा हो जाने में हमारी खैरियत है, हम आराम से रह सकते हैं और अजमेर में अपना झंडा भी फहरा सकते हैं। ठीक, अर्जुन नाथ ने सिर हिलाया। इसके लिए देवराज चौहान का कामयाब होना लाजमी है और वह जिस ढंग से चल रहा है, डाबर बागले से निपटने के लिए मैदान में उतरा है। वह लंबा रास्ता तो है ही, शायद उसे नाकामयाबी भी हासिल हो। मैं समझा नहीं खेड़ा साहब कि आप कहना क्या चाहते हैं, अर्जुन नाथ बोला। अर्जुन नाथ, खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज चौहान अकेला है। उसने डाबर बागले के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और गोला बारूद बाहर से खरीदता फिर रहा है। डाबर बागले से टकराने के लिए वह पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद हासिल नहीं कर सकता। गोला बारूद मिलने के जो 2-4 रास्ते हैं, डाबर बागले उन रास्तों को फौरन बंद कर देंगे। देवराज चौहान को लड़ाई के लिए बारूद तक हासिल नहीं होगा। ऐसे में लड़ाई अधूरी रह जाएगी, डाबर बागले बच जाएंगे। मैं नहीं जानता कि तब देवराज चौहान का क्या होगा या वह कौन सा कदम उठाएगा, परंतु हमारे लिए तो खतरा वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, डाबर बागले जिंदा रहे तो हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि डाबर बागले का मरना बहुत जरूरी है, देवराज चौहान के लिए नहीं, हमारे लिए। देवराज चौहान के मामले में हमारा कोई वास्ता नहीं कि जगमोहन को लेकर वह डाबर बागले को पूरी तरह खड़का कर रख दे, लेकिन अगर देवराज चौहान के टकराव का यही रवैया रहा तो देवराज चौहान के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। चंद बारूदी धमाकों के बाद मामला किसी और तरफ मुड़ जाएगा। डाबर बागले ने देवराज चौहान के हाथ गोला बारूद नहीं लगने देना है कि जिसके दम पर देवराज चौहान उनसे लड़ सके। यह बात तो ठीक है, इस तरह तो देवराज चौहान तो डाबर बागले का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। क्या बाल? बाल, हाँ, सिर का बाल। अर्जुन नाथ ने खेड़ा को देखते हुए सिर हिलाया। ऐसा मत कहो, बाल वाल तो देवराज चौहान उन दोनों के सारे ही उखाड़कर उनके हाथ में दे देगा। वह बालों को ढूंढते ही रह जाएंगे, खेड़ा कड़वे स्वर में कह उठा। ढूंढते रह जाएंगे? हाँ, ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा कि बाल उनके लगे रहें या उखड़ जाएं। हमारा फ़ायदा तो सिर्फ इस बात में है कि बाल लगे रहें और उनके पांव उखड़ जाएं, पंचम खेड़ा ने कश देते हुए कहा। और यह काम देवराज चौहान उस हालत में ही कर सकता है जबकि उसके पास लड़ाई का पूरा सामान हो। अर्जुन नाथ के चेहरे पर सोच के भाव छा चुके थे। अजमेर इतना छोटा शहर है कि डाबर बागले के एक फूंक मारने की देर है कि देवराज चौहान को बारूद का एक तोला भी हासिल नहीं होने वाला और खाली हाथों से वह लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खेड़ा साहब, सब ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? इन सब बातों के पश्चात वह बात अभी आप अपने दिमाग में ही रखे हुए हैं, अर्जुन नाथ ने पहलू बदला। पंचम खेड़ा के गंभीर चेहरे पर मुस्कान उभरी। तुम्हारा ख्याल ठीक है अर्जुन नाथ। अर्जुन नाथ प्रश्न भरी निगाहों से खेड़ा को देखता रहा। डाबर बागले मर जाएं, उनका मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है और देवराज चौहान उन दोनों को खत्म कर दे। इसके लिए जरूरी है कि देवराज चौहान को गोला बारूद की सहायता दी जाए। अर्जुन नाथ फौरन उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? खेड़ा की असमंजसता भरी निगाह अर्जुन नाथ पर जा टिकी। यह संभव नहीं हो सकेगा खेड़ा साहब। क्यों? देवराज चौहान से आपकी भी ठनी हुई है, वह आपसे दोस्ती नहीं करेगा। मुझसे जो ठनी है वह आम बात पर है, ऐसी कोई खास बात नहीं कि हम दोबारा हाथ भी नहीं मिला सके। जबकि मुझे देवराज चौहान पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि मेरा यह हाल उसने ही किया है। 2 गोलियां उसने मुझे मारी, मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गोली छाती पर दिल के पास लगी और दूसरी घुटने के पास, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं कि देवराज चौहान ने मुझे खत्म करने की भरपूर चेष्टा की। उस समय ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। 70 करोड़ का सोना हासिल करने के लिए आसपास फैले लोगों को हर कोई साफ करना चाहता था। उसकी जगह मैं होता तो तब मैं भी देवराज चौहान के सामने आने पर
देवराज चौहान को शूट करने की पूरी चेष्टा करता। बहरहाल ये बात जाने दो, बीती बात करने में मैं वक्त की बर्बादी समझता हूँ। आगे की बात की जाए। आगे की बात मुझे बनती नजर नहीं आती। अर्जुन नाथ गंभीर था। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा? नहीं। खेड़ा कई पलों तक अर्जुन नाथ को घूरता रहा। खेड़ा, मैं देवराज चौहान की भरपूर सहायता करना चाहता हूँ, उससे कुछ लेना नहीं चाहता। यह जुदा बात है कि डाबर बागले की मौत हो जाए, देवराज चौहान द्वारा हम अपना मतलब निकालना चाहते हैं। मैं देवराज चौहान से कुछ लेना नहीं चाहता, उसे सहायता देना चाहता हूँ ताकि वह अपने मकसद में कामयाब रहे। ऐसे में अगर देवराज चौहान मेरे बड़े हाथ को नहीं थामता तो गलती करेगा। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ कि देवराज चौहान किस नज़रिए से आपके ऑफर पर सोचता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वह नहीं मानेगा। उसके बारे में जो सुन रखा को मारो गोली। जब उसे लड़ाई के लिए गोला बारूद कहीं से भी हासिल नहीं होगा तो क्या तब वह अजमेर से जयपुर चला जाएगा जल महल देखने? खेड़ा के माथे पर बल पड़ चुके थे। नहीं, वह हर हाल में कोई न कोई रास्ता तलाश करेगा डाबर बागले से टकराने का। ऐसे में अगर हम उससे बिना कुछ लिए उसे पूरी से भी ज़्यादा सहायता दें तो ऐसी स्थिति में उसे इनकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन नाथ कुछ नहीं बोला। जवाब दो। यह तो देवराज चौहान ही बता सकता है कि वह आपकी बात को किस तरह लेता है। कहने के साथ ही अर्जुन नाथ ने तकिए के पास रखी अखबार की तरफ इशारा किया। इस अखबार में डाबर बागले का जुआघर उड़ाने की खबर पूरी विस्तार से छपी है, परंतु इसमें देवराज चौहान का नाम नहीं है। शायद अखबार छपने तक अखबार वाले जान नहीं सके होंगे कि इस सारे हादसे के पीछे कौन है। खेड़ा ने गर्दन घुमाकर अखबार को देखा, फिर अर्जुन नाथ को। देवराज चौहान से बात करनी पड़ेगी अर्जुन नाथ, खेड़ा बोला। अर्जुन नाथ गहरी सोच में डूबा रहा। देवराज चौहान कहाँ मिलेगा? खेड़ा के स्वर में हल्की सी व्याकुलता थी। मेरे ख्याल में उसे ढूंढ पाना आसान नहीं। आसान नहीं? नहीं। हैरानी है कि तुम भी यह काम नहीं कर सकते अर्जुन नाथ। खेड़ा साहब, वह देवराज चौहान है, खतरनाक मास्टर, और इस वक्त उसकी डाबर बागले से लगी हुई है। ऐसे वक्त में क्या उसे ढूंढा जा सकता है? नहीं, वह बहुत सतर्क और सावधान होगा। ऐसे वक्त में देवराज चौहान को तलाश नहीं किया जा सकता। उसके पास भी फटकने का मतलब है कि उसकी गोली का शिकार होना। फायर वह पहले करेगा और बाद में देखेगा कि मरने वाला कौन है। तुम्हारी बात से मैं इनकार नहीं करता अर्जुन नाथ, पंचम खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। इन हालातों में देवराज चौहान को तलाश करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त करीब आने वाला हर इंसान देवराज चौहान को अपना दुश्मन लगेगा। परंतु मैं देवराज चौहान से बात करना चाहता हूँ। अर्जुन नाथ और खेड़ा की आंखें टकराई। दोनों कई पलों तक इसी स्थिति में रहे। पंचम खेड़ा के होठों पर एकाएक खतरनाक मुस्कान थिरकने लगी। मैंने कुछ बोला है अर्जुन नाथ। मैं देवराज चौहान को तलाश करता हूँ और सारे आदमी इसी काम पर लगा देता हूँ। गुड। मैं बेसब्री से चाहता हूँ कि कोई नतीजा सामने आए और जल्दी आए। अगर ऐसी बात है तो जल्दी ही नतीजा सामने आएगा, अर्जुन नाथ ने गंभीर स्वर में कहा। पंचम खेड़ा के चेहरे पर तसल्ली के भाव अपनी जगह बनाने लगे। ऐसे में सोने को तलाश करने की गति में धीमापन आ जाएगा। सोना कहीं नहीं जाता, वह तो देर सवेर में हमारे सामने आएगा। यूँ समझो कि जो भी 70 करोड़ का सोना ले उड़ा है वह उसे अपने पास रखे हमारे आने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन वह हरामजादा है कौन, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है, पहुंचा हुआ और पुराना खिलाड़ी है। कहते हुए पंचम खेड़ा की आवाज़ में भरपूर सख्ती आ गई थी। लेकिन मेरे हाथों से बचेगा नहीं, सोना भी और वह भी। परंतु अर्जुन नाथ के चेहरे से लग रहा था कि खेड़ा के ख्यालात ठीक नहीं है, वह गलत सोच रहा है। सोना तो जो ले गया, अब वह नज़र भी नहीं आने वाला। खेड़ा ने एकाएक अर्जुन नाथ को देखा। देवराज चौहान के साथ कोई है कि नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके साथ जयंत और शंकर नाग थे, अर्जुन नाथ बोला। देवराज चौहान की तलाश के साथ इन दोनों की तलाश जारी रखो। शायद इनका संबंध या किसी तरह का वास्ता अभी भी देवराज चौहान से हो। शंकर नाग के बारे में तो स्पष्ट है कि वह देवराज चौहान के साथ है, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक गोला बारूद खरीदने देवराज चौहान शंकर नाग के साथ गया था। अर्जुन नाथ ने सहमति से सिर हिलाया। शुरू हो जाओ अर्जुन नाथ। चहलकदमी करता हुआ अर्जुन नाथ कुर्सी पर वापस आ बैठा।
यह काम तो मैं कुछ ही देर में शुरू करवा देता हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो? खेड़ा ने अर्जुननाथ को देखा। हाँ, क्या? अर्जुननाथ ने पहलू बदला, फिर कह उठा, इस मामले को लेकर अब डाबर वागले कईयों की जान लेना चाहते होंगे। क्या मतलब? जैसे कि आप, मैं? हाँ, कविता देसाई, शिखा मेहता। खेड़ा ने सिर हिलाया। देवराज चौहान, जयंत और शंकर नाग वगैरह। तो अगर बाकी लोगों को भी यह समझा दिया जाए कि डाबर वागले उन्हें छोड़ने वाला नहीं, इससे पहले इन दोनों से ही निपट लिया जाए तो बेहतर होगा। तो हमारा खेमा मजबूत हो जाएगा। पंचम खेड़ा सरल हंसी हंसा। बात तुम्हारी भी बुरी नहीं, लेकिन जमने वाली भी नहीं। वह कैसे? यह लोग कुछ भी हों, कैसे भी हों, लेकिन डाबर वागले का सामना करने का हौसला कहाँ से लाएंगे? सामना करने के लिए तो देवराज चौहान है। यह लोग साथ रहेंगे। ओह! खेड़ा चौंका। माना कि यह लोग किसी भी तरह देवराज चौहान का मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते, परंतु नाकारा भी नहीं है। सबके सब खतरनाक हैं, कुछ न कुछ तो कर ही जाएंगे। पंचम खेड़ा के चेहरे पर गहरी सोच के भाव उभरे। मेरे ख्याल में ऐसा हो जाए तो वागले और डाबर की खैर नहीं, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं। खेड़ा ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। क्यों? देवराज चौहान और कविता देसाई में दुश्मनी की दीवार खड़ी है। खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। पठानिया ने बताया था कि कविता देसाई जब नाइट रेस्टोरेंट से सोने की भरी वैन लेकर भागी तो सामने से उसने देवराज चौहान को वैन के नीचे कुचलकर उसकी जान लेने की चेष्टा की थी। अगर देवराज चौहान सतर्क न होता तो कुचला जाता। हाँ, कविता देसाई ने ऐसा किया, परंतु तब उसे यह नहीं मालूम था कि सामने वाला देवराज चौहान है। वह उसे ठक्कर बाबा ही समझे हुई थी, जो नाइट रेस्टोरेंट में 15,000 रुपया हफ्ता की नौकरी कर रहा था। अर्जुननाथ ने समझाने वाले अंदाज में कहा। हम यह बात देवराज चौहान को समझा सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। तब कविता देसाई को नहीं मालूम था कि वह देवराज चौहान है। हो सकता है देवराज चौहान हमारी बात मान जाए। खेड़ा ने कष्ट लेकर सिगरेट सुलगाई और अर्जुननाथ की तरफ बढ़ाई। अर्जुननाथ ने उससे सिगरेट लेकर ऐश ट्रे में मसल दी। अर्जुननाथ, तुम बता रहे थे कि पुजारी सिकंदरानाथ के मंदिर के पीछे सोने वाली वैन को लेकर देवराज चौहान और कविता देसाई के बीच छीना झपटी हुई थी। मरने मारने वाली बात आ गई थी। हाँ, ऐसा हुआ था। अर्जुननाथ ने सिर हिलाया। तब कविता देसाई अपनी जान बचाकर भाग निकली थी, लेकिन यह बात खास अहमियत नहीं रखती। इतनी झड़प तो आपकी देवराज चौहान से हुई होगी। 70 करोड़ की सोने वाली वैन सामने हो तो इतना झगड़ा होना तो मामूली बात है। पंचम खेड़ा सोच भरी निगाहों से अर्जुननाथ को देखने लगा। अर्जुननाथ कुर्सी से उठकर टहलने लगा। खेड़ा ने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक खामोशी और चुप्पी का यही माहौल रहा। खेड़ा ने आंखें खोली। अर्जुननाथ ठिठका। देवराज चौहान को तलाश करो, कैसे भी हो उसे ढूंढ निकालो। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जी। अर्जुननाथ की निगाहें अब पंचम खेड़ा पर थी। कविता देसाई और शिखा मेहता, जयंत वगैरह को भी ढूंढो, देखो कहाँ छिपे हैं। खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। अपनी जान बचाने और डाबर वागले का सत्यानाश करने के लिए इन लोगों को मिलना जरूरी है। अर्जुननाथ के होठों पर मुस्कान उभरी, विशैली और कहर से भरी मुस्कान। सुबह नींद से उठने के पश्चात जयंत और बब्बन चाय के घूंट भर रहे थे। बब्बन किचन से चाय बनाकर लाया था। दोनों के चेहरों पर सोच के भाव थे। जयंत ने चाय का गिलास एक तरफ रखा और सिगरेट सुलगा ली। क्या सोच रहे हो? सोने के बारे में, कि वह कहाँ हो सकता है। बब्बन ने शांत निगाहों से जयंत को देखा। कहाँ हो सकता है? वही तो सोच रहा हूँ। बब्बन हौले से हंसा। रात भी इसी चक्कर में कई घंटे भाग दौड़ करते रहे और अब भी इसी काम के सिलसिले में यहाँ से निकल चलना है। साला कौन ले उड़ा है? तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत आसानी से सोने की तलाश कर लोगे। हाँ, कहा था, अब भी कहता हूँ। बब्बन ने सिर हिलाया। और यह बात मेरे कहने का मतलब था कि अन्य के मुकाबले मैं आसानी से 70 करोड़ के सोने को तलाश कर लूँगा। सोना हमारा ही होगा जयंत। भगवान करे ऐसा ही हो। जयंत ने गहरी सांस ली। तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि सोना? नहीं, जयंत ने बात काट कर कहा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सोना कौन ले गया। बब्बन गहरी सोच में डूब गया। मेरे ख्याल में हमें पुष्कर रोड वाले मंदिर में जाना चाहिए। जयंत बोला। क्यों?
शायद वहाँ से कोई हमारे काम की बात मालूम हो सके। वहाँ जाने की, उस तरफ का रुख करने की भी गलती मत कर बैठना। मैं समझा नहीं। रात वहाँ हंगामा होकर हटा है, गोला बारूद के धमाके हुए हैं, लाशें पड़ी हैं, पुलिस वहाँ पर मक्खियों की भांति फैली होगी। ऐसे में वहाँ गए तो थाने में जाकर ही होश आएगा। बब्बन का स्वर कड़वा था। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जो हूँ सोचने के लिए। बब्बन ने चाय का गिलास रखकर सिगरेट सुलगा ली। मेरे ख्याल से हमें खेड़ा पर भी निगाह रखनी होगी, जो किस्मत से बच निकला है। अर्जुन नाथ ने उसे बचा लिया, वरना खड्ड में पड़े पड़े 2-4 घंटों में वह मर ही जाता। इस समय तगड़ा घायल होगा। खेड़ा जैसे घायल इंसान पर निगाह रखने का क्या फायदा? जयंत, खेड़ा घायल है, बेड पर है, परंतु वह कभी भी नकारा नहीं हो सकता। वह भी दम रखता है। अर्जुन नाथ जैसा इंसान होने पर वह नकारा कैसे हो सकता है? खेड़ा हर हाल में सोने को ढूंढ कर रहेगा। हम उस पर निगाह रखेंगे तो शायद कोई काम की बात हाथ लगे। बब्बन ने कहकर जयंत को देखा। तुम्हारा मतलब कि हम सब काम छोड़कर खेड़ा पर ही निगाह रखेंगे? सब काम छोड़ेंगे क्यों? एक की नज़र खेड़ा पर और दूसरा दूसरे ढंग से सोना ढूंढेगा। और तुम समझते हो वह आसानी से तुम्हें मिल जाएगा कि वह कहाँ है? हाँ, खेड़ा ने कहाँ ठिकाना बना रखा है यह जानने में मेहनत लगेगी, क्योंकि डाबर बागले के डर से वह किसी खास जगह पर छिपा होगा। खैर, कोई बात नहीं, हम सोना भी तलाश करते रहेंगे और खेड़ा के बारे में भी कान आंखें खुली रखेंगे कि वह कहाँ है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं। तो सोने की तलाश कहाँ से? तैयार होकर यहाँ से निकलो जयंत, देखते हैं सोना किस दिशा में मौजूद है। कविता देसाई और शिखा को मत भूलना बब्बन, वह भी सोने के पीछे हैं। पीछे ही तो हैं। बब्बन कहर से हंसा। सोना लेकर भाग तो नहीं गई? लगता है तुम उन्हें कम आंक रहे हो। जानता हूँ दोनों को, बब्बन ने कड़वे स्वर में कहा। जानते हो तो उन्हें हर समय दिमाग में रखना, भूलना नहीं। वे बहुत तेज चीज़ें हैं, मुझसे और तुमसे भी ज़्यादा। तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जयंत ने स्पष्ट कहा। सामने आने दो इन्हें, सब समझ जाओगी कि कौन क्या है। बब्बन का स्वर खतरनाक हो उठा। चूंकि मैं और तुम मौसी के लड़के रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरे बारे में तुम ठीक से जानते नहीं जयंत। जितना जानते हो उतना ही काफ़ी समझो, और यह मामला जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, सिर्फ अंत देखना। जयंत ने तीखी निगाहों से बब्बन को देखा। ज़्यादा मत बोलो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि देवराज चौहान 70 करोड़ का सोना तलाश करने की छोड़कर अपने दोस्त को डाबर बागले की कैद से निकालने में व्यस्त हो गया है। अगर जगमोहन को कैद से निकालने की बात न होती तो वह भी मैदान में होता, फिर देखता कि तुम उसके सामने कैसे टिकते। अब तो देवराज चौहान मैदान में नहीं है ना? नहीं, तो फिर उसकी बात भी मत करो, अपने और सिर्फ अपने काम की सोचो। एकाएक जयंत की आंखें सिकुड़ गई। उसने फौरन सिर घुमाकर बब्बन को देखा। बब्बन? बब्बन ने प्रश्न भरी निगाहों से जयंत को देखा। हमें फौरन यह जगह छोड़ देनी चाहिए, वरना बचने वाले नहीं। क्यों? बब्बन के चेहरे पर तीखे कड़वे भाव छाते चले गए। खुराना का फेरा यहाँ लग चुका है। वह खुराना, डाबर बागले का खतरनाक कमांडो? तो वह यहाँ कभी भी देवराज चौहान की तलाश में आ सकता है, क्योंकि पहले फेरे में देवराज चौहान से यहीं पर मिल चुका है। वह जानता है कि मैं उसका साथी हूँ, इस नाते वह मुझे पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि देवराज चौहान ने रात डाबर बागले का नाइट रेस्टोरेंट उड़ाकर उसे तगड़ी चोट दी है। बब्बन हंसा। जयंत के माथे पर बल उभरे। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की कोई बात नहीं है, तुम खुराना की फिक्र छोड़ दो। छोड़ दूं? जयंत के चेहरे पर हैरानी उभरी, जबकि वह खतरनाक भेड़िया है। तुम्हारा कथित यह खतरनाक भेड़िया मेरा दोस्त है। खुराना को जो कहूँगा वह मेरी बात मानेगा। तुम्हारी बात मानेगा? जयंत के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। सरासर मानेगा। अब उठो और यहाँ से चलो, तैयार हो जाओ। हमें बैठकर इस तरह वक्त बर्बाद नहीं करना। जयंत बब्बन को देखता रहा। क्या हुआ? खुराना बोला तो निश्चिंत रहो, हम यहीं रहेंगे। खुराना बच्चा है मेरा। और तभी बैल बजी। बब्बन के शब्द अधूरे रह गए। किसी ने आना था? बब्बन ने जयंत को देखा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।